वेरी वॉर्म वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू रोडिंग गुड। आज 4 मार्च 2022 है। आज का पहला प्रश्न यह है कि एज पर द न्यूज रिपोर्ट एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस यस बैंक में पैसे इन्वेस्ट करने वाली हैं या करने वाले हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑप्शंस देखिए, इसलिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस में बोल रहा हूं क्योंकि ऑप्शन ही कुछ इस प्रकार के हैं। पहला ऑप्शन है कार्लिल, दूसरा है एडवेंट इंटरनेशनल, या फिर ये दोनों, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज दोनों कंपनीज जो हैं वो यस बैंक में पैसे इन्वेस्ट करने वाली हैं। आई एम श्योर आपको पता होगा कि यस बैंक जो है वो एक लंबे समय से प्रॉब्लम में चल रही है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, हमारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगभग पिछले 2-2.5 साल से ये यस बैंक का ऑपरेशन जो है मीन्स उनके पास में है, क्योंकि एसबीआई का मार्च 2020 में पता है कितना शेयर्स जो हैं यस बैंक के वो एसबीआई के पास थे। 48% जितने शेयर्स उनके पास थे और उस टाइम पर ये 3 साल का एक लॉक इन पीरियड रखा गया था। उसमें यह डिसाइड किया गया था कि मिनिमम जो एसबीआई का शेयर है, शेयर होल्डिंग जो है वो 26% मिनिमम इतना तो रखना ही पड़ेगा 3 सालों के लिए, उससे कम नहीं किया जा सकता। आज का अगर हम आंकड़ा देखें तो एसबीआई का शेयर कितना है, आज का है कुछ 30% जितना, तो बाकी के जो शेयर्स हैं वो उन्होंने बेच दिए हैं। तो अभी 30% शेयर्स जो है वो एसबीआई के पास है, यस बैंक के, राइट। और यस बैंक को इसके नीचे रखा गया था क्योंकि यस बैंक में इश्यूज चल रहे थे। तो अब कार्लिल और एडवेंट इंटरनेशनल जो है ये दोनों यस बैंक में लगभग 10% जितना 10% कार्लिल और शायद 10% एडवेंट इंटरनेशनल, दोनों जो है वो इतने शेयर्स खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर इज बोथ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स RSBVL जो एक रिलायंस की कंपनी है, वो एक दूसरी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर खोलने वाली है और इस जॉइंट वेंचर से वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं। तो कौन सी ये कंपनी है बताइए? 4 ऑप्शंस है, एरिक्सन, नोकिया, हुआवे एंड सैनमिना कॉरपोरेशन। तो इसका राइट आंसर है सैनमिना कॉरपोरेशन। सैनमिना जो है ये यूएसए की कंपनी है और जो मिस्टर अंबानी हैं, मुकेश अंबानी के जो बेटे हैं, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स और सैनमिना जो हैं वो मिलकर 4G और 5G के जो इक्विपमेंट्स हैं, 4G प्लस 5G के जो नेटवर्क इक्विपमेंट्स हैं, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें भारत के लिए और इंटरनेशनल मार्केट के लिए बनाने वाले हैं मिलकर। और इसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बिजनेस के ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जिसमें टेलीकॉम, आईटी, डेटा सेंटर्स, क्लाउड, 5G, फिर नई एनर्जी, ये सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं वो डिजिटल इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी बढ़ेगी, तो फिर रिलायंस और ये सैनमिना कॉरपोरेशन जो है वो मिलकर ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने वाला है। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेम द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ LIC। LIC को एक नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिले हैं एंड यू नो के LIC जो है उसका IPO नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च किया जाएगा, इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं, यानी कि मार्च, ये अभी स्टार्ट हो चुका है। मार्च इज द लास्ट मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। 31 मार्च में ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म हो जाएगा। तो होपफुली अप्रैल या फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा अप्रैल से, 1 अप्रैल से, तो मे बी अप्रैल के बाद हो सकता है मई और जून, नॉट श्योर, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही IPO लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि अभी जो यूक्रेन और रशिया के बीच में इश्यू चल रहा है, तो इसकी वजह से स्टॉक मार्केट, करेंसी, ये सारी चीज़ों में एक बहुत ही वॉलेटिलिटी है, यानी कि बहुत ही अप्स एंड डाउन्स हैं। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ LIC। तो इसका आंसर है सुनील अग्रवाल, राइट। सुनील अग्रवाल पहले रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ जो है रिलायंस निप्पॉन लाइफ, तो इस इंश्योरेंस सेक्टर के CFO थे, यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। लगभग 2 दशकों से वो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव रहे हैं अलग अलग लाइफ इंश्योरेंस फर्म्स के। और आपकी स्क्रीन पर जो ऑप्शन ए है, शुभांगी संजय सुमन, तो ये पहले फाइनेंस और अकाउंटिंग LIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे और
जो मंगलम राम सुब्रमण्यम कुमार हैं, ये चेयरमैन हैं एलआईसी के, होल टाइम चेयरमैन हैं, और राजकुमार जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं सुनील अग्रवाल। डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन गेट इन टच विथ मी वाया दिस 3 प्लेटफॉर्म्स। डू चेक आउट मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर, and don't forget to subscribe to both my channels, Curiously Education, Curiously Forever। लेक्चर को प्लीज मेक श्योर कि आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, एंड वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, स्टिक योर आंसर एज वेल एज रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं न्यूज आइटम्स की। ऑटो सेल्स की बात करें तो कॉमर्शियल व्हीकल्स का जो सेल्स है वो काफी अच्छा रहा है। फेब्रुआरी में ये क्लाइंब हुआ है, यानी कि इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। इसके पीछे रीजन ये है कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं उन्होंने अपने ट्रक्स और जो दूसरे अलग अलग कमर्शियल व्हीकल्स हैं इनका इस्तेमाल काफ़ी अच्छा किया। कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और दूसरी जो चीज़ें हैं इसकी डिमांड इंक्रीज हुई है, तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फ्रेट के लिए ऐसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। टाटा, अशोक लेलैंड, महिंद्रा, वोल्वो एक्सेट्रा, ये सारी कंपनी का जो अलग अलग कंपनीज हैं, तो इनका सेल लास्ट सेम मंथ की बात करें, हम लास्ट ईयर का जो सेम मंथ था तो उसकी बात करें तो इस फेब्रुआरी की बात करें, फेब्रुआरी 2021 को फेब्रुआरी 2022 के साथ कंपेयर करें तो लगभग 25% जितना ग्रोथ देखने को मिला है, तो दैट इज अ गुड थिंग। अब रिकवरी जो है वो हो रही है, नो डाउट, लेकिन अगर फ्यूल की प्राइस इंक्रीज होती गई तो फिर यहां पर एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर अगर कोई होगा इसके रास्ते में तो दैट विल बी फ्यूल प्राइसेस। टू व्हीलर्स, अब टू व्हीलर्स जो हैं उनके आंकड़े देखना क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, टू व्हीलर्स अगर ज्यादा बिकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जो ग्रामीण क्षेत्र है तो वहां पर सबसे ज्यादा मीन्स टू व्हीलर्स जो है जब अच्छे, उसका सेल्स जब अच्छा होता है, इसका मतलब यह है कि गांव के लोग जो हैं वो भी टू व्हीलर्स खरीद रहे हैं। लेकिन यहां पर यह देखने को मिला है कि ये अलग अलग कंपनीज का आंकड़ा देखें तो टू व्हीलर्स की मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई है, आंकड़ा जो है वो कम है। फेब्रुआरी में कंपेयर टू लास्ट ईयर अगर देखें तो आंकड़ा कम हुआ, तो ये एक चिंता का विषय है, यानी कि रूरल इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सप्रेस्ड है। टू व्हीलर्स की बात करें तो भारत टू व्हीलर्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और ओवरऑल सेमीकंडक्टर की वजह से भी ग्लोबल सप्लाई चेन में जो प्रॉब्लम्स हुए थे, डिस्ट्रप्शन हुआ था, तो सेमीकंडक्टर की सप्लाई में एक डिस्ट्रप्शन देखने को मिला, तो इसकी वजह से फोर व्हीलर्स, पैसेंजर व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा इश्यू देखने को मिला था। लेकिन अब जो ये पैसेंजर व्हीकल्स हैं, यानी कि कार्स हैं, एसयूवीज एंड स्पोर्ट्स कार्स एक्सेट्रा एंड नॉर्मल हैचबैक, सीडैन एक्सेट्रा, तो इनके आंकड़े थोड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, यूके ऑन आरटी। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ऑन आरटी। आरटी नाम की एक न्यूज चैनल है। आरटी का मतलब होता है रशिया टुडे। तो यूके ने फेसबुक और यानी कि मेटा प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर और टिकटॉक को यह कहा है कि आप रशिया की जो न्यूज चैनल है आरटी, रशिया टुडे, इसको आप बैन कर दीजिए। और यूके जो है वो ऑफिशियली ये नॉट रिपब्लिक टाइम्स, रशिया टाइम्स जो है इसको बैन करने के बारे में सोच रहा है। और इसी के साथ साथ एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्पुतनिक, राइट। इट्स नॉट दैट जो वैक्सीन है उसकी बात नहीं है, स्पुतनिक जो है एक रशियन नेम है। तो स्पुतनिक जो है ये रेडियो सर्विसेज हैं, इनकी ऑडियो सर्विसेज, तो इनको भी यूके में बैन करने की बात चल रही है। यूरोपियन यूनियन ने तो ऑफिशियली ये आरटी और स्पुतनिक दोनों के ब्रॉडकास्ट, ऐप डाउनलोड्स और शेयरिंग कंटेंट, सोशल मीडिया के ऊपर इनके कंटेंट को शेयर करने से मना कर दिया, इनके ऊपर बैन लगा दिया है। उसके पीछे ईयू का कहना यह है, यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि ये जो चैनल्स हैं आरटी एज वेल एज स्पुतनिक, तो ये प्रोपोगेंडा चला रही हैं और रशिया को हीरो बता रही है एक्सेट्रा, तो इसकी वजह से उन्होंने ये बैन जो है वो इनके ऊपर अप्लाई किया है। अब सैंक्शंस की वजह से क्या किया जा रहा है कि अलग जो रशियन सरकार है, तो रशियन सरकार को जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर जब इम्पैक्ट आएगी तो एक प्रकार से रशिया की जो कैपेसिटी है इस इन्वेजन को एक लंबे समय तक चलाने की जो उनकी कैपेसिटी है वो थोड़ी वीक हो जाएगी। पैसों का जब फ्लो नहीं आएगा तो डेफिनेटली रशिया भी दोबारा सोचेगा कि भाई ये कितने समय तक हम इसको जारी रखेंगे। तो ये चीज़ जो है वो फिलहाल ग्लोबल लीडर्स के द्वारा, खास करके वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा की जा रही है। फिर एक बात करते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा आगे चला गया, कमिंग बैक। यूट्यूब एंड जीडीपी, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। यूट्यूब क्रिएटर्स जो हैं, जो मेरी तरह और दूसरी जो चैनल्स हैं, कोई एंटरटेनमेंट की चैनल हैं, कोई मोटिवेशनल चैनल हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स इजंट इट ऑन यूट्यूब।
तो यूट्यूब क्रिएटर्स ने पता है इंडियन जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट किया, 6,800 करोड़ 2020 में। और ये एक ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स नाम का एक रिपोर्ट आया है, और इस रिपोर्ट का कहना यह है कि 6,800 करोड़ रुपीस हमारी जीडीपी में ऐड किया। इतना ही नहीं, लगभग आप पकड़ लीजिए कि 6.25 लाख या फिर रफली स्पीकिंग 7 लाख जितने लोगों को फुल टाइम जॉब जो है वो भी यूट्यूब क्रिएटर्स ने जनरेट की है। और यूट्यूब क्रिएटर जो क्रिएटर इकोनॉमी जिसको कहते हैं, तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। एक सॉफ्ट पावर के तौर पर इकोनॉमिक ग्रोथ में इम्पैक्ट हो सकता है, जॉब क्रिएशन ये कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ एक कल्चरल इन्फ्लुएंस भी यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो कर रहे हैं। और पूरी सप्लाई चेन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, राइट, तो मैं माइक यूज़ करता हूं, राइटिंग पैड एंड देन कंप्यूटर हैं, और दूसरे ऐसे गैजेट्स यूज़ कर लिए, राइट, तो ये सारे गैजेट्स मंगवाएं, फिर इनकी सर्विसेज भी टाइम टू टाइम होती हैं। तो जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी फ़ायदा होता है। कुछ यूट्यूबर्स जो होते हैं तो वो फिर अलग अलग प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं, तो फिर अच्छे प्रोडक्ट्स अगर किसी ने बनाए हैं और उनका रिव्यू आया तो लोग वो प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। एजुकेशन में इम्पैक्ट आता है, हेल्थ में इम्पैक्ट आता है, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ओवरऑल सप्लाई चेन को भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसकी वजह से हो रही है। इंडिया रशिया ट्रेड की बात करें तो इंडिया जो है वो सारे अलग अलग ऑप्शंस को फिलहाल एग्जामिन कर रहा है कि कैसे हम रशिया के साथ अपना जो ट्रेड है उसको कंटिन्यू कर सके। दो ऑप्शंस हैं, एक तो वे सारी बैंक्स जिनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं तो उनके माध्यम से हम ट्रेड कर सकते हैं, पैसे दिए पैसे लिए, ये सारी चीज़ें। और या तो फिर आप है ना, थर्ड कंट्रीज जो दूसरी ऐसे देश हैं, दूसरी ऐसी बैंक्स हैं, उनके माध्यम से आप रशियन बैंक को, तो बेसिकली ये रशिया की बैंक हो गई, ये इंडिया की बैंक हो गई, और बीच में आपने एक और बैंक जो है या फिर मल्टीपल बैंक्स ऐड हो गए, तो इंडिया से पैसे यहाँ जाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे, तो ऐसा कुछ किया जा सकता है। थर्ड कंट्री बैंक्स वेर यूज्ड टू सेटल ट्रेड विद ईरान। जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस अभी भी हैं, लेकिन ईरान के ऊपर सीवियर सैंक्शंस जब चल रहे थे तो उस टाइम पर थर्ड कंट्री बैंक का इस्तेमाल करते हुए हमने उनके साथ बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखा था। रशिया की दो बड़ी बैंक्स, राइट, नंबर 1 है स्पर बैंक और सेकंड है गैसप्रोम बैंक। तो इन दोनों को फिलहाल लेटेस्ट खबर यह है कि सैंक्शंस से बाहर रखा, इनके ऊपर सैंक्शंस फिलहाल नहीं लगाए गए, क्योंकि ये सारी जो दोनों बैंक्स हैं, ये दोनों बैंक्स यूरोपियन यूनियन के गैस और ऑयल इंपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रशिया यूरोप जितना गैस इंपोर्ट करता है तो 40% गैस वो रशिया से इंपोर्ट करता है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि यूरोप की जियोग्राफी ऐसी है कि यू नीड गैस, राइट, आपके घर और ऑफिस और इन सारी चीज़ों को वार्म रखने के लिए आपको रेडिएटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ये गैस पर चलते हैं। तो गैस की सप्लाई अगर कम होगी तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त इंपैक्ट आएगी ईयू के, तो ये सप्लाई भी बंद नहीं कर सकते। तो इसी वजह से शायद मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, इसी वजह से इन्होंने ये स्पर बैंक और गैसप्रोम बैंक को फिलहाल एग्जम्पशन के बाहर रखा है, सैंक्शंस के बाहर रखा है। एंड रुपी और रूबल में हम ट्रेड इतना नहीं, मीन्स कि हमने उनसे रूबल ले लिया और हमारा रुपी दे दिया, तो ये भी अभी नहीं कर सकते, क्योंकि रूबल की कीमत जो है वो बहुत ही फ्लक्चुएट हो रही है, कम हो रही है, और ऑयल प्राइस और इन सारी चीज़ों की वजह से फिर रुपी की वैल्यू भी थोड़ी बहुत कम, तो वॉलीटालिटी है, तो इसकी वजह से ये रुपी रूबल फिलहाल जो है वो नहीं किया जा सकता। हाँ, थोड़े समय के बाद अगर चीज़ें सेटल हो जाए तो फिर रुपये रूबल के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ द डे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि वे सारे प्रोडक्ट्स जो हम हमारे देश में पैदा कर सकते हैं, इनके ऊपर हमें इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी हमारी कम करनी पड़ेगी। ही वाज बेसिकली प्रमोटिंग मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, और उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हमें मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के तौर पर देख रही है, और ये बात बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। और बहुत ही सही बात बताई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि हम सिर्फ भारत को, हमारी मार्केट जो है उसको, सिर्फ भारत को सिर्फ हम एक मार्केट के तौर पर देखें कि हमारा देश जो है वो सिर्फ एक मार्केट है, बड़ी मार्केट है, ऐसा नहीं है। हमारा देश बड़ी मार्केट तो है, मार्केट के साथ साथ हम दूसरी चीजें पैदा करके दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। द वर्ल्ड इज ऑल्सो ए मार्केट, द ग्लोब इज ऑल्सो ए मार्केट। तो हम अगर अच्छे स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट बनाएं, ग्लोबली कॉम्पीट करें, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं, तो डेफिनेटली हम दुनिया के बहुत सारे देशों में चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यंग एंड टैलेंटेड लोग हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो फिर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि हमें रोक सकें। इसी के साथ उन्होंने ये कहा, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। जैसे बाहर के फॉरेन के प्रोडक्ट्स हम देखते हैं तो कितने अच्छी फिनिशिंग, डिज़ाइन, राइट, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा होता है। तो प्रधानमंत्री साहब ने बताया कि
हमारे प्रोडक्ट्स भी डिफेक्ट फ्री होने चाहिए और क्वालिटी में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर आपको सर्वाइव करना है तो क्वालिटी इज द किंग। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी उन्होंने शेयर किया है कि हमारी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन कितना है, 15%। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, स्टील, मेडिकल इक्विपमेंट, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है 3.7। एक नया प्रश्न है आपके लिए, व्हाट इज द डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो प्रिस्क्राइब्ड बाय डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया कि इतने लोगों के बीच में इतने डॉक्टर्स होने चाहिए, तो वो आंकड़ा जो है वो क्या है बताइए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। डू चेक आउट मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर एंड डू लेट मी नो एज वेल व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। आपको मज़ा आया, क्या क्या चीज़ें जानने को मिली, आपके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है आपके जीवन पर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इट मैटर्स द मोस्ट, राइट। आपका जो ओपिनियन है उससे ही मुझे पता चलेगा कि पॉडकास्ट जो है उनको किस दिशा में मैं आगे ले जाऊं। इट इज़ माय पैशन एंड आई वांट टू एक्सप्लोर इट एंड टेक इट टू ए नेक्स्ट लेवल। और ये आपकी वजह से ही हो पाएगा, आपके सपोर्ट और आपके रिव्यू की वजह से ही हो पाएगा। तो प्लीज़ डू लेट मी नो, राइट। डोंट फील शाई, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, राइट। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।